नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, ज्ञानदा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर कक्षा 6 से 12th, यानी ये फाउंडेशन का मतलब होता है कि छोटी कक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करना। वो छोटी कक्षाओं में भी काम आता है प्लस कंपटीशन में भी काम आता है। ले तो उसके साथ साथ में अब हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक रहेगा हमारा फाउंडेशन में, जिसमें मानव पोषण। मानव पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भोजन। अब भोजन किसका बना होता है? तो मानव पोषण। सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है मानव पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य शरीर की वृद्धि वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी जो मानव पोषण होता है, ये पोषण बना किसका होता है? भोजन बना किसका होता है? या इससे शरीर में अंदर क्या होती है, या ये होता है क्या चीज है? तो इसकी शरीर में क्या होती है? ये शरीर में ग्रहण करते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस भोजन के अंदर सबसे पहले होता है क्या? पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। अगर भोजन के अंदर पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास नहीं करेगा, वो हमारे शरीर के लिए किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि जो ये पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला पोषक तत्व कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है गुरु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व है। ये गुरु पोषक तत्व क्या होता है? इसकी शरीर में क्या होती है? अधिक आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या होती है? इसकी शरीर में अधिक मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो गुरु पोषक तत्व होते हैं, जो मानव पोषण होता है, पोषण के अंदर पोषक तत्व होते हैं। उन पोषक तत्व, कौन सा पोषक तत्व है, किस प्रकार का पोषक तत्व है? तो वो है पोषक तत्व गुरु पोषक तत्व। गुरु का मतलब होता है बड़ा। अब अधिक मात्रा में इसकी क्या होती है? आवश्यकता। अब इनको हम कम ग्रहण करेंगे तो शरीर में किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होगा। ये ग्रहण नहीं करेंगे या ये ग्रहण करेंगे तो इनके शरीर में क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब अगला आता है कि ऊर्जा प्रदान। ऊर्जा प्रदान का मतलब क्या होता है? ये गुरु पोषक तत्व शरीर में ग्रहण करेंगे तो इनसे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। लेकिन दूसरा हमारा पॉइंट है, वो है लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व है। लघु पोषक तत्व है। इस लघु पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यहाँ कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में, इसको बंद कर दे। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब दूसरा है ऊर्जा प्रदान करते हैं कि गुरु पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन यह शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो शरीर में इनको ग्रहण क्यों करते हैं? ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये मसल्स को मजबूत करते हैं, ये मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। ये शरीर में क्या करेंगे? इनको ग्रहण करेंगे तो ये हमें ताकतवर बनाएंगे। ये क्या करेंगे? हमें ताकतवर या ऊर्जावान बनाएंगे। लेकिन इनको ग्रहण करेंगे, लघु पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे तो ये शरीर में क्या करेंगे? ये शरीर में इनकी ऊर्जा, ये कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये मसल्स को मजबूत करते। आपने देखा है कि पहलवान इतने मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे मात्रा में लघु पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनको क्या होती है? इनकी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, वो मजबूत होती है।
अब हमारा हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि जो गुरु पोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। गुरु पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा विटामिन। विटामिन नहीं, वसा। वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये क्या करते हैं? इनको ग्रहण करेंगे तो शरीर में एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अब जो लघु पोषक तत्व होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विटामिन, दूसरा कौन सा होता है? खनिज लवण। खनिज लवण। खनिज लवण। दूसरा कौन सा होता है? खनिज लवण। अब खनिज लवण का मतलब क्या होता है? ये 3 पोषक तत्व होते हैं, ये तो ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो दो होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अगर ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं तो ये जो पोषक तत्व होते हैं विटामिन और खनिज, ये क्या करते हैं? शरीर में मसल्स को मजबूत करते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब इनको साफ कर दे। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो गुरु पोषक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और गुरु पोषक तत्व के अंदर प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन की सबसे पहले खोज किसने की और प्रोटीन का नामकरण किसने किया? आपने देखा होगा कि खोजकर्ता का मतलब होता है जन्मदाता। अब जन्मदाता, किसी ने जन्म ले लिया होता है तो जन्म लेने के बाद में उसका नामकरण भी होता है, और जन्म कब लेता है सारा डेटा मिलाकर फिर उसका क्या करता है? ब्राह्मण नाम रखता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है मानव पोषण के अंदर गुरु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व के अंदर पहला हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की खोज किसने की, या प्रोटीन का जो नामकरण है वो किसने किया, प्रोटीन की रासायनिक संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, या जो प्रोटीन के अंदर होता है क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले यह किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो शरीर के अंदर ही होता है। किस प्रकार से हम बाहर से ग्रहण करते हैं, जैसे कोई भोजन ग्रहण करता है तो बाहर से ग्रहण करना पड़ता है ये प्रोटीन को, लेकिन किस प्रकार से शरीर के अंदर ही प्रोटीन प्रोवाइड होते हैं। तो देखिए हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन की खोज किसने की? सबसे पहले खोज, फिर उसके बाद में नामकरण। तो खोज की थी बर्जेलियस ने। खोज किसने की? बर्जेलियस ने। बर्जिलियस ने कब की थी? बर्जिलियस ने 1838 के अंदर। बर्जिलियस ने 1838 में क्या की? प्रोटीन की खोज की। इसका प्रोटीन के जन्मदाता के रूप में किसको माना जाता है? प्रोटीन के जन्मदाता के रूप में बर्जिलियस नामक व्यक्ति को माना जाता है, या जो ये प्रोटीन इसकी सबसे पहले खोज करके या माना जाता है जन्म, इसका जन्म कब हुआ था? 1838 के अंदर। अब हमारे जो भारत के अंदर संस्कृति यह है कि जो कोई जन्म ले लेता है उसके बाद में उसका नामकरण होता है। उसका क्या होता है? नामकरण। तो इसका नामकरण करने के लिए पंडित को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोटीन की जो नामकरण है किसने किया था? उस पंडित का नाम है मुडलर। क्या नाम है? मुडलर। प्रोटीन का नाम, या इसका जो नामकरण किया प्रोटीन का सबसे पहले वो किसने किया था? मुडलर ने किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इस जो ये प्रोटीन होते हैं इनकी हमारे शरीर में किस प्रकार से आवश्यकता होती है, या किस प्रकार से ये जो अमीनो अम्ल ये प्रोटीन बना होता है कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन को यौगिक कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है? प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है।
कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक ये प्रोटीन है वो कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिस पदार्थ के अंदर कार्बन उपस्थित होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। जिस तरह कोयला होता है, तो कोयला एक क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। कोयले के अंदर कार्बन होता है, तो कोयले को भी क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार से भी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर कार्बन उपस्थित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक। अब प्रोटीन के अंदर कितने प्रकार के एमिनो अम्ल होता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल किसे कहा जाता है, एमिनो अम्ल का मतलब होता है जिस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद में जो पचा हुआ भोजन है वो तो शरीर में क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो निष्कासित करना या जो अवशोषित कर लेना, ये जो दो प्रकार के क्या होते हैं, अमीनो अम्ल हो गए। लेकिन जो अवशोषित किया जाता है उसके अंदर भी क्या होता है, कई प्रकार के अमीनो अम्ल होता है। तो जो अवशोषित होता है उसके अंदर प्रोटीन है, वो प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बना होता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक संरचना। किसकी रासायनिक संरचना, प्रोटीन की रासायनिक संरचना क्या होती है, RCOOH NH2। एन। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की रासायनिक संरचना होती है। एन का मतलब होता है अनंत, यानी ये एक प्रकार का एमिनो अम्ल हो गया। इसी प्रकार से कई प्रकार के एमिनो अम्ल मिलके एक क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, प्रोटीन में क्या क्या होता है, एक तो होता है आपके कार्बन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है हाइड्रोजन, और एक आपके उपस्थित होता है कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक होती है ऑक्सीजन, और एक इसके साथ साथ में सल्फर भी आता है। अब आप कहोगे कि इस संरचना के अंदर तो हमें सल्फर कहीं नजर ही नहीं आया, लेकिन सल्फर, जिस प्रोटीन के अंदर सल्फर की उपस्थिति, आप देखते हो काफी सारे व्यक्ति होते हैं जिनके बाल क्या होते हैं, एकदम भूरे हो जाते हैं। इन बुरा होने का कारण क्या है, बुरा होने का एक ही कारण है कि उन व्यक्तियों के अंदर सल्फर की क्या होती है, उपस्थिति होती है। और जिन व्यक्तियों के अंदर सल्फर की उपस्थिति होती है उनके बाल क्या होंगे, भूरे होंगे। तो इस संरचना के अंदर क्या नहीं होते, सल्फर की उपस्थिति नहीं है, इसका मतलब उनके बाल क्या है, ब्लैक है। तो जिनके भूरा होंगे उनके क्या होंगे, सल्फर भी होंगे, सल्फर की उपस्थिति होगी। लेकिन इस संरचना के अंदर हम सल्फर डालेंगे नहीं। तो आगे इसके बाद में हम पढ़ने वाले, इसको क्लीन कर देते हैं। इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शेयर करने के साथ साथ में आप इनको क्या करते रहना, नोट करते रहना, ताकि आपको ये अच्छे से एकदम समझ आ सके। तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले एमिनो अम्ल की जो संरचना होती है, कि काफी सारे एमिनो अम्ल होते हैं। उन एमिनो अम्लों के बीच में, जैसे अभी हमने देखा कि एमिनो अम्ल की जो संरचना थी वो एक संरचना, फिर आगे एक संरचना और होगी। तो इन दो संरचनाओं के बीच में जो बंधन होता है, इस बंधन को क्या कहा जाता है, इस बंधन को कहा जाता है पेप्टाइड। यानी यहाँ पहला अम्ल हो गया एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, और यहां दूसरा एमिनो अम्ल हो गया, यहां दूसरा एमिनो अम्ल। तो पहला एमिनो अम्ल और दूसरा एमिनो अम्ल मिलते हैं, दोनों जुड़ते हैं, तो इनके बीच में जो बंधन होता है इसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड। याद रखने योग्य बात है कि प्रोटीन के अंदर दो अमीनो अम्लों के मध्य जो बंधन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पेप्टाइड। अब इसके बाद में हम समझने वाले हैं कि जो प्रोटीन होता है वो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन वो पाया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि इस भारत के अंदर सबसे किस नाम के व्यक्ति पाए जाते हैं, मैंने कह दिया इस भारत के अंदर किस नाम के सबसे ज्यादा महिलाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार के पादप होते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनके अंदर ये प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अब आते हैं एक और है कि शरीर में जब प्रोटीन ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा को मापा किस में जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है किलो कैलोरी के अंदर, किलो कैलोरी के अंदर। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करेंगे, अगर हम कितने ग्राम, 1 ग्राम, अगर हम 1 ग्राम क्या ग्रहण करेंगे, प्रोटीन,
ग्रहण करेंगे तो हमें कितने किलो कैलोरी है वो ऊर्जा मिलेगी, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन को ग्रहण करेंगे तो 4 किलो किलो कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हम 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करेंगे तो उसमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करेंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। आजकल तो लोग क्या करते हैं, ग्राम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्राम प्रोटीन ग्रहण करते हैं और प्रोटीन ग्रहण करके उसको ग्राम में किलो कैलोरी मापते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इतने प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ये भी याद रखने योग्य है कि 1 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी। ये 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा, ये किलो कैलोरी क्या होता है, जिस तरह से हम दूरी मापते हैं, छोटी दूरी होती है उसको मिलीमीटर मापते हैं, बड़ी दूरी होती है उसको किलोमीटर मापते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर ऊर्जा मापने की इकाई है, क्या है, किलो कैलोरी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पौधों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पौधों के अंदर, पौधों में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है। और मानव के अंदर, मानव में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है। आपने देखा होगा कि कोई पेड़ होता है किसी प्रकार से, मैंने कहा कि भारत के अंदर किसी प्रकार के नाम के कितने व्यक्ति है, तो उसी प्रकार से प्रोटीन में सबसे ज्यादा ये जो पौधों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है, रूबिस्को। दूसरा है कि मानव के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। कोलेजन। अब आपसे पूछा जाए कि पौधे होते हैं, उन पौधों में सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो रूबिस्को पाया जाता है। आपसे पूछा जाए मानव में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलेजन। अब प्रोटीन पाए जाने का मतलब होता है कोई पेड़ होता है उसके अंदर ये उपस्थिति होता है, मानव है, मानव के अंदर ये उपस्थिति होता है, इनको बाहर से ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। अब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम गाजर खाते हैं, कुछ और अन्य प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, तो बाहर से हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये शरीर के अंदर पहले से ही क्या है, प्रोवाइड है, उपस्थित है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। हमारे मानव शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, मानव शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन और ये बात यहाँ से पर यह भी पूछा जाता है कि मानव में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो कोलेजन होता है, लेकिन ये कोलेजन पाया कहाँ जाता है, ये कोलेजन पाया जाता है त्वचा के अंदर। कहाँ पाया जाता है, त्वचा। त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, कोलेजन नामक जो ये प्रोटीन होता है, यह मानव शरीर के अंदर त्वचा के अंदर पाया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर को या मानव शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कि मानव शरीर है, ये मानव शरीर है, इसके अंदर कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मानव शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब 22 प्रकार के प्रोटीन, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये पौधे है, पौधों में सबसे ज्यादा रूबिस्को पाया जाता है, मानव में सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो कोलेजन पाया जाता है, और मानव शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कोलेजन शरीर में उपस्थित होता है, लेकिन ये 22 प्रकार के कोई पोषक तत्व ऐसे जो बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, काफी सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो शरीर में पहले से प्रोवाइड होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन मानव शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो शरीर में पहले से उपस्थित होना, शरीर में पहले से ही क्या होना, उपस्थित होना। तो जो 12 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 12 प्रकार के प्रोटीन वो क्या होते हैं, शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। शरीर में
मौजूद होते हैं। पहले से ही 12 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन जो पीछे 10 और बच गए, उन 10 प्रोटीनों को क्या किया जाता है, बाहर से ग्रहण किया जाता है। 10 प्रकार के प्रोटीन को क्या किया जाता है, भोजन के द्वारा लिया जाता है, बाहर से ग्रहण किया जाता है। भोजन के माध्यम से माध्यम से माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो जो 12 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं, शरीर में पहले से ही मौजूद होते हैं, इनको बाहर से ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो 10 प्रकार के प्रोटीन है, इनको क्या किया जाता है, शरीर में बाहर से लिया जाता है। जैसे हम गाजर खाते हैं तो गाजर से कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है, दूसरे किसी प्रकार से दूध से हम भोजन प्राप्त ये पीते हैं तो दूध से किस प्रकार का प्रोटीन हमें मिलता है। तो अब 12 प्रकार में इसमें भी ये जो 12 है, इस 12 को 2 भागों में बांट दिया जाता है। दो कौन कौन सा, एक तो होता है कि रक्त के अंदर 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। खून 6 प्रकार के प्रोटीन कहाँ होता है, 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो रक्त में होता है। रक्त में 6 प्रकार के प्रोटीन रक्त में उपस्थित होते हैं। और पीछे जो 6 बच गए, पीछे 6 प्रोटीन वो अन्य भागों में होते हैं। 6 प्रोटीन या 6 प्रकार के प्रोटीन, 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो अन्य भागों में होते हैं। अन्य भागों 12 प्रकार के शरीर में उपस्थित होते हैं पहले से ही क्या होते हैं, मौजूद। लेकिन 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं वो खून में पाए जाते हैं, और 6 प्रकार के क्या होते हैं, अन्य भागों में। खून में कौन कौन से 6 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, 6 प्रकार के कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है ग्लोबिन, पहला कौन सा, ग्लोबिन। दूसरा कौन सा, दूसरा है आपके ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ऊपर लिखते हैं इनको साफ करके। 6 प्रकार के प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। 6 प्रकार के प्रोटीन रक्त में होते हैं। और वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला है ग्लोबिन, पहला कौन सा, ग्लोबिन। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है फाइब्रिन। चौथा कौन सा है, फाइब्रिनोजन। और पांचवा कौन सा है, पांचवा है थ्रोम्बिन। और छठा है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, रक्त के अंदर, खून के अंदर। कि हमारा जो खून होता है, उस खून के अंदर 6 प्रकार के प्रोटीन हो गए। अब जो 6 पीछे बच गए, यानी शरीर में पहले से प्रोवाइड होते हैं, वो कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 12 प्रकार के। 6 प्रकार के तो खून में होते हैं और 6 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। 6 प्रकार के प्रोटीन अन्य भागों में होते हैं। कहाँ होते हैं, अन्य भागों में। अन्य भागों में कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला हो गया हमारा त्वचा। हमने पीछे देखा था कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है त्वचा के अंदर कोलेजन। कौन सा, कोलेजन। दूसरा कौन सा है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है, दूसरा वो कौन सा है, हड्डियों के अंदर डेसिन, हड्डियों के अंदर डेसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा मांसपेशियों के अंदर, कौन सा पाया जाता है, मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है आपके एक्टिन, और एक्टिन के साथ साथ एक मायोसिन भी पाया जाता है।
मायोसिन, मायोसिन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है यकृत के अंदर। यकृत के अंदर कौन सा पाया जाता है? यकृत के अंदर पाया जाता है हेपारिन, हेपारिन। और सातों छठा कौन, ये पांचवा कौन सा है? पांचवा बालों के अंदर पाया जाता है, बालों व नाखूनों के अंदर। नाखूनों के अंदर कौन सा पाया जाता है? केराटिन, केराटिन। तो ये 6 प्रकार के आपके क्या हो गए? प्रोटीन है वो अन्य भागों में हो गए। 6 कौन से? एक तो कोलेजन, दूसरा डेसिन, तीसरा एक्टिन, और चौथा मायोसिन, और छठा ये पांचवा हो गया मायो, ये चौथा हो गया मायोसिन, तीसरा हो गया एक्टिन, दूसरा हो गया डेसिन, और पहला हो गया कोलेजन, और पांचवा हो गया आपके हेपारिन, और छठा कौन सा हो गया? केराटिन। लेकिन ये 6 प्रकार के तो क्या हो गए? अन्य भागों के अंदर। अब एक यहाँ पर आता है कि बाल और नाखूनों के अंदर। आपने देखा होगा काफी सारे व्यक्तियों के अंदर बाल क्या होते हैं? ये मुड़े हुए होते हैं। तो मुड़े हुए होने का कारण क्या? उन व्यक्तियों के अंदर इस प्रोटीन की क्या होती है? कमी होती है, केराटिन नामक प्रोटीन की कमी होती है। तो उनके बाल क्या हो जाते हैं? अपने आप ही मुड़ जाते हैं। अब पीछे और बच गए कौन से? 10 और बच गए। ये तो 12 हो गए शरीर के अंदर पहले से ही मौजूद होना। अब 12 और होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो बाहर से ग्रहण किया जाता है प्रोटीन। 12 प्रकार के प्रोटीन भोजन भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ये 12 प्रकार के प्रोटीनों को क्या किया जाता है? भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कौन कौन से 12 हो गए उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो 12 भी किस किस में उपस्थित होते हैं, किस किस भोजन को हम ग्रहण करेंगे उसके अंदर हमें वो 12 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे। तो पहला है गाजर। पहला कौन सा है? गाजर। गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन, केरोटीन। केरोटीन नामक जो प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है? गाजर के अंदर। हम गाजर खाएंगे तो केरोटीन नामक, ये जो केरोटीन नामक प्रोटीन है वो हमें मिल जाएगा। और अन्य प्रकार का दूसरा कौन सा है? दूसरा है अंडा। अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडा। अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे के अंदर पाया जाता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तीसरा कौन सा है? तीसरा नारियल पानी। आप नारियल पानी, कई शहरों में जाते हो तो नारियल पानी के शौकीन लोग होते हैं, तो उनके अंदर इस प्रोटीन की मौजूदगी हो जाती है। नारियल पानी। नारियल पानी के अंदर कौन सा प्रोटीन, ये प्रोटीन पाया जाता है? नारियल पानी के अंदर पाया जाता है जिलेटिन। जिलेटिन नामक जो प्रोटीन होता है वो कहाँ होता है? नारियल पानी के अंदर। तीसरा हो गया। चौथा है हमारा दूध। दूध। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध के अंदर कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन। और दूध के बाद में आता है टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? टमाटर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है लाइकोपीन, लाइकोपीन, लाइकोपीन। टमाटर के बाद में आता है गेहूं। गेहूं के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं के अंदर पाया जाता है ग्लूटेन। ग्लूटेन नामक जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? गेहूं के अंदर। हम गेहूं खाएंगे तो हमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन की प्रोवाइड उपस्थिति हो जाएगी। फिर आता है मक्का। मक्के के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? मक्के के अंदर होता है जिन नामक प्रोटीन, जी नामक प्रोटीन। गाजर, अंडा, नारियल पानी, दूध, टमाटर, गेहूं और मक्का हो गया। मक्का के बाद में आता है दालें। सबसे ज्यादा दालों के अंदर प्रोटीन होता है। और दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स। कौन सा? प्रोलेमिन्स, प्रोलेमिन्स। और नौवां कौन सा है? नौवां है मूंगफली। मूंगफली। मूंगफली के अंदर कौन सा पाया जाता है? आर्जिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन। और 10वां कौन सा है? 10वां है हमारे 10वां सोयाबीन, सोयाबीन। 10वां सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर पाया जाता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिनिन, ग्लाइसिनिन। अब ये बाहर से ग्रहण करने वाले प्रोटीन हो गए। गाजर के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन। अंडे के अंदर कौन सा पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। और नारियल पानी के अंदर कौन सा पाया जाता है? जिलेटिन। दूध के अंदर कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर के अंदर कौन सा पाया जाता है? लाइकोपिन। और गेहूं के अंदर कौन सा पाया जाता है? ग्लूटेन। मक्के के अंदर कौन सा पाया जाता है? जिन। दालें
दाल खाएंगे, दालों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स। और मूंगफली के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आर्जिनिन। और सोयाबीन के अंदर कौन सा पाया जाता है? ग्लाइसिलिन। तो ये 12 प्रकार के प्रोटीन हो गए जो बाहर से ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से। ये 6 प्रकार के प्रोटीन हो गए जो अन्य भागों में पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के प्रोटीन हो गए जो हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है। अब जो सोयाबीन नामक प्रोटीन है, ये सोयाबीन नामक प्रोटीन क्या होता है? ये हम सोयाबीन ग्रहण करेंगे तो शरीर के अंदर 40% प्रोटीन की उपस्थिति हो जाएगी। तो एक लास्ट लाइन लिखना है कि सोयाबीन को ग्रहण करने से 45% प्रोटीन प्राप्त होता है। आप दूसरे भोजन ग्रहण करोगे उसकी बजाय अगर ये सोयाबीन ग्रहण करोगे तो सोयाबीन से आपको 45% है वो क्या मिल जाएगा? प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। तो प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि मानव पोषण तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, कि मानव पोषण हम प्रोटीन होता है, प्रोटीन को कम खाएंगे या ज्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से कौन कौन से किस प्रकार के रोग हो जाते हैं उनके बारे में कल पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस सेशन को आपको अगर पसंद आई ये कक्षा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। आज के लिए बस इतना ही।